चलो भी पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और अभी शुरू ही हुई थी बातचीत। कुछ हफ्ते भर पहले से हमने पढ़ना शुरू किया और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, है ना। देखो बोर्ड पर कुछ बेसिक चीज़ें जो हर एक को पता होनी चाहिए। भारत की खासियत क्या है? पहली खासियत, हम लोग प्रभुसत्ता संपन्न हैं, सोवन कंट्री। सेकंड, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तीसरा, हमारी सरकार कहती है कि मैं समाजवादी विचारधारा से काम करती हूँ, सोशलिस्ट, यानी गरीबों का भी भला। चौथा, आपका देश धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है, देश का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म बराबर। पांचवा, आप एक गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री हैं, यानी आपके देश का जो सबसे बड़ा आदमी है वो कोई किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर कोई भी बैठ सकता है। राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति नहीं बनेगा, यही गणतंत्र की पहचान है। इसका चुनाव होगा और एक लिमिटेड टाइम पीरियड 5 साल के लिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इंडिया में सब धर्म बराबर हैं। अगर आपने आज भी अखबार पढ़ा हो, बीजेपी की एक महिला नेता ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बयान दे दिया और वो मामला तूल पकड़ गया। और बाहर के देशों में जो हमारे राजनयिक बैठे हैं ना, ये हाई कमिश्नर्स और ये आपके एम्बेसडर्स, इनको बुला के डांट लगाई गई कि आपके देश में कोई भी कुछ भी कैसे कह देता है, इतना बड़ा लीडर। तो बीजेपी ने उनको भी, एक बड़े लीडर आदमी थे और एक औरत, दोनों को निष्कासित कर दिया। इनका बयान था अभी 5-7 दिन पहले, वो इतना बढ़ चढ़ गया, दुनिया में विदेशों में वायरल हो गई वीडियो कि इंडिया में बीजेपी के नेता पैगंबर मोहम्मद साहब या इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोल गए। तो बीजेपी को अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन दोनों को निकालना पड़ा, दोनों को हटा दिया बीजेपी ने। आज की बड़ी खबर थी, क्योंकि आपकी इमेज किस रूप में है, तो आप किसी धर्म विशेष के साथ है ही नहीं कि भाई ये हमारा धर्म। भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब धर्म, जिसका जो मन करे मान लो। समाजवाद, आपका देश नहीं है समाजवादी, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि जी हम गरीब का भी भला करेंगे और हम पूंजीपतियों को भी काम करने देंगे। अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित है, इकोनॉमी, लेकिन आपके संविधान में लिखा है कि भारत में समाजवाद है। लोग इसको कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिज्म की धारणा है, एग्जैक्टली सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं आप, या डेमोक्रेसी कह लो या डेमोक्रेटिक कंट्री कह लो। और संप्रभुता संपन्न का मतलब सोवर्निटी। सवर्निटी मतलब आपकी मर्जी, आप हर चीज़ में अपनी मर्जी से काम करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। तो आप एक सेक्युलर कंट्री हैं। ये 5 शब्द दिखाते हैं कि इंडिया में हर आदमी सेफ रह सकता है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डरने की बात नहीं। आपके देश में राजाओं का तंत्र नहीं है, देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी भी इलेक्टेड है, किसी ने उसको चुना है। आपकी सरकार गरीबों का भी हित में ध्यान रखती है, इसलिए वो सोशलिस्ट कहलाती है कि सोशलिज्म की धारणा। 5 साल बाद आपको मुझे वोट डालने का अधिकार मिलता है, डेमोक्रेसी की पहचान। और आपका देश किसी बाहरी देश से दबता डरता नहीं है, यही सवर्निटी, या इसी को आप कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न। अब ध्यान से देखो, आज जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उनको समझना है। आज हम बात करेंगे भारत में मौलिक अधिकार, और एक बात करेंगे भारत में नीति निर्देशक तत्व। इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये सब ने 5वीं 6ठी से पढ़ रखे हैं ये। और दूसरा है नीति निदेशक या निर्देशक तत्व। इन्हीं को आप पढ़ के आए हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शांति से बिल्कुल समझने पे ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो। अब सब लोग बोर्ड पे देखो। इस टॉपिक को, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और बहुत लोगों की समझ में नहीं आता पेपर में जब आता है। ये रटना नहीं है, कोई 10वीं 12वीं के BA के एग्जाम नहीं है, कुछ भी लिख दिया। अब एक एक पॉइंट पे क्लैरिटी हो, सब लोग समझने पे फोकस रखना। पहला टॉपिक मौलिक अधिकार। सबसे पहला इनमें अंतर है, मौलिक अधिकार अलग भाग में है, ये भाग 3 में दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। पहला अंतर तो यही है, दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। दूसरा अंतर, मौलिक अधिकार हर इंडियन को मिलेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया में पैदा हो गया, उसे सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? हर भारतीय को, विदेशियों को भी दिए हमने, कई सारे नहीं दिए, हर इंडियन को मिलेंगे बाय बर्थ। जो यहाँ सिर्फ पैदा हुआ वो इन अधिकारों के योग्य हो गया, चाहे वो लड़का है लड़की है, किसी धर्म में किसी जात पात में कहीं पैदा हुआ, गांव शहर अमीर गरीब, सिर्फ बाय बर्थ ही वो इंडियन है, या अगर उसने नागरिकता ली तो उसको ये सब अधिकार मिल गए। इनका आपसे, इंडियन से, मुझसे कोई सीधा लिंक नहीं है, ना ही ये हमें मिलते। इसका सीधा संबंध है राज्य सरकार से, तो तुमसे और मुझसे संबंधित नहीं है ये। तभी तो उसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। ये तुम्हारे मेरे लिए हैं, ये हमारी स्टेट के लिए हैं। स्टेट की गवर्नमेंट इसको देख के काम करे या ना करे, उसकी मर्जी। अगर कोई आपके मौलिक अधिकार छीने तो आप सीधे दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तो जी नई दिल्ली में है, मैं रहता हूं तमिलनाडु में, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अपने इलाके के हाई कोर्ट में अपील दायर कर दो, तुम्हारी पहली प्रेफरेंस में सुनवाई करेगा वो। सब चीजें पीछे, पहले मौलिक अधिकारों का मामला। इसके खिलाफ, भाई मेरी राज्य सरकार जी हमें नौकरी नहीं देती, तो हम क्या करें? क्योंकि नौकरी देना कहीं लिखा ही नहीं है। इसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में एप्लीकेशन
नहीं लगा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। इसके खिलाफ दोनों कोर्ट्स में जा सकते हैं आप। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में लिखा है, जो तुम्हें याद करना है। आर्टिकल 32 कहाँ का रास्ता खोलता है? सुप्रीम कोर्ट का। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का। ये सब लिखा है, सब लिखा मत लिखो, सिर्फ सुनो और समझो, समझ लो, लिखा सब कुछ है। तो ये 2 आर्टिकल याद रखना। फंडामेंटल राइट कोई भी तुमसे छीने तो तुम्हारे अधिकार सीधे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देगा और 226 हाई कोर्ट। अब पहले बात करते हैं ये काम क्या आते हैं, मौलिक अधिकार क्या काम आता है। मौलिक शब्द का मतलब क्या होता है? मौलिक मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो होना ही होना चाहिए। जैसे किसी को मैथ्स सीखना है, मल्टीप्लिकेशन, तो उसको क्या आना चाहिए पहले? नहीं, मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आना चाहिए? हाँ, टेबल आने चाहिए और प्लस करना आना चाहिए। अगर किसी को प्लस करना ना आता तो मल्टीप्लाई सीख जाएगा वो। पहले प्लस माइनस सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाते हैं। आपको जो अधिकार सबसे पहले दिए गए, बाकी सब बात की बात है, पहले जो सबसे पहले दिए गए उन्हें कहा गया मौलिक अधिकार, कि इसके बिना तो आप इंसान ही नहीं कहलाएंगे, आप जानवरों से भी बदतर अगर आपको ये भी अधिकार नहीं मिले। जब आपकी सरकार नहीं थी, ये देश नहीं था, आज़ाद नहीं हुए थे, उस टाइम पर ही हम एक किताब लिखने लग गए थे। कौन सी किताब? संविधान। तब तक तो आप अंग्रेजों के अधीन थे। इस टाइम पर भी कुछ लोगों को लगता था कि भाई देश जब आज़ाद होगा तो लोगों को कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो होने चाहिए, भाई ये लोगों को मिलेंगी ये बातें। तो मौलिक अधिकार या बेसिक या फंडामेंटल राइट्स इस किताब में बहुत पहले लिख दिए थे। और अब ध्यान से देखो, फोन मत देखो, फोन में कुछ नहीं मिलना, समझो इस टॉपिक को। आपके मौलिक अधिकार, पहली बात जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में, किस भाग में है ये? दूसरी बात, ये आपने एक देश को देखकर सीखे जिसका नाम है अमेरिका। पेपर में आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आपने किस देश के संविधान से उठाया? अमेरिका। आपको ये भी पता है अमेरिका का संविधान 1789 में दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। दुनिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जिसने लिखी, कौन सा देश था वो? और अमेरिका से आपने क्या सीखा? जो आपने किस भाग में लिखे? भाग 3 में। और इसको अपने आर्टिकल नंबर 12 से लेके और 35 में मेंशन किया। ये सब पेपर में आएंगे। किस देश से लिया? अमेरिका। किस भाग में है? 3 में। अब ध्यान से देखो, अधिकार की बनावट अ है, अमेरिका की बनावट भी अ है, और 3 की बनावट भी अ जैसी है, और इन दोनों को ऐड करो तो भी 3 आता है, और इसमें भी 3 है, यानी एक जैसी बनावट। भाग 3 अधिकार अमेरिका 12 से लेके 35 आर्टिकल में। क्लियर हो गया सबको ये? अगर तुम्हें ये अधिकार नहीं मिले ना तो तुम ये सोचो, इंसान और जानवर, इनफैक्ट जानवरों को भी कई मौलिक अधिकार मिले हैं। पता है तुम लोगों को ये बात? नहीं पता। आर्टिकल 21 जो तुम्हें कहता है जीवन का संरक्षण, तुम सबकी लाइफ की सेफ्टी की गारंटी लेता है आर्टिकल 21। इसके तहत कहा गया, अब के बाद, कई साल पहले हो गया था ये, जानवरों का जीवन भी इसमें ही इंक्लूड होगा। तो अगर तुम सोचो कि मेरा जीवन इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसका जीवन भी? जानवर। और कई हाई कोर्ट्स ने तो यहाँ तक नियम बना दिए थे कि हर 2 घंटे में जानवर को खाना और पानी के लिए, जैसे इंसान की जिम्मेदारी अगर पालता है तो ध्यान रखे। तो अब जानवरों का भी मौलिक अधिकार है जिंदगी का। तो जीवन के संरक्षण में आप भी आ गए और जानवर भी। तो सोचो इंसान तो कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके मौलिक अधिकारों में लिख दी गई। जब आप आज़ाद हुए थे ना, तो उस टाइम मौलिक अधिकार 7 रखे गए थे, बाद में एक हटा दिया। वो कौन सा अधिकार हटाया? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया? 1976 में। इस अधिकार का नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। आज संपत्ति का अधिकार पेरेंट्स की मर्जी है। पहले किसी घर में कोई लड़का पैदा हो गया, बस लड़का होना ही उसके लिए संपत्ति का अधिकार था कि अब ये मालिक बनेगा। लेकिन कुछ लड़कों ने अपने पेरेंट्स की केयर नहीं की, जिसके चलते उनके खिलाफ बहुत सारी अर्जियां गई, और सरकार को ये फील हुआ कि जो लड़के अपने पेरेंट्स की देखरेख नहीं करते बुढ़ापे में, उन्हें क्यों संपत्ति दी जाए। और पेरेंट्स को अगर लगता है कि मेरा लड़का काबिल नहीं है, तो वो अपनी कमाई संपत्ति से लड़के को हटा दें। इसीलिए संपत्ति का अधिकार पहले तो था मौलिक, कि भाई पैदा हुए तो मिल गया। अब ये मौलिक नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बेटा बेटी को, क्योंकि अब बेटियां भी बराबर की हकदार हैं, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बेटियों का भी संपत्ति में बराबरी का हक है। और इस बराबरी से पेरेंट्स को पावर मिल गई कि अपने जितना उनकी जोड़ी प्रॉपर्टी है वो चाहे तो बेटे को दें, बेटी को दें, बराबर बांटें या दोनों से छीन लें। और पेरेंट्स इसके लिए कुछ नहीं करवाना, 1000 रुपए की, 500 रुपए की 4 लाइन लिखवानी है अखबार के दफ्तर में जाके, बस कि मैं ये निवासी इतना, मेरा ये पुत्र, मेरी ये पुत्रवधू या मेरी ये बेटी मेरे कहे से बाहर है, और इनका मेरी चल अचल संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। बस ये 4 लाइन। और इस कटिंग को अगर वो माँ बाप रख लेते हैं तो कोई भी लड़का ये दावा नहीं कर सकता या लड़की कि ये संपत्ति हमें मिलेगी। ये संपत्ति का अधिकार अब मौलिक ना होकर क्या है? पेरेंट्स चाहें तो अपनी संपत्ति तुम्हें दें, चाहें तो वो दान करें, वो किसी को दें, तुम कुछ नहीं कह सकते। ये अधिकार अब बहुत पीछे चला गया। पहले ये किस भाग में लिखा था? अब ये लिखा है भाग 12 में और आर्टिकल नंबर 300A में। ये पेपर में आएगा। भाग 3 से आर्टिकल 31 से इसको उठा लिया। पहले भाग 3 में था, आर्टिकल 31 में। अब 31 से उठा के कहाँ ले गए इसको? 300A में। भाग 3 से किस भाग में ले गए? भाग 12 में। ये ध्यान रखना है। पहले अधिकार कैसा था?
अब कैसा बना दिया? कानूनी। तो अब एक अधिकार कम होकर संख्या कितनी रह गई? 6। आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान से सुन लो इनको। सबसे पहला अधिकार है आपका, ये आर्टिकल्स में लिखे हैं 14 to 18, 19 to 22, 23 and 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। 31 कहाँ गया? अभी बताया पीछे 300A में। ये आपके 6 इसके पार्ट्स बना रखे हैं, ये 6 अलग अलग बातें हैं। इसमें ये कहता है हम सबको समानता दी गई है, इक्वालिटी। हम सब इक्वल हैं किसके सामने? कई सारी चीज़ों में, आगे भी एक्सप्लेन करूँगी, पहले मेन सुन लो। ये आपकी आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम की। ये कहता है आप लोगों को कोई एक्सप्लॉइट करे, कोई आपका शोषण करे, तो आर्टिकल 23 और 24 जिसे आप कहते हैं शोषण के विरुद्ध, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी की बात करेगा। ये आपकी बात करेगा अल्पसंख्यक की। अब मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगी, अल्पसंख्यक लोगों के हितों की। और ये आपका रास्ता खोलेगा कहाँ जाने का, जो मैंने पीछे बताया आपको। अब इन सबको डिटेल से सुन लो ताकि याद रह जाए। पहला क्या लिखा है? हाँ, समानता एक वर्ड है, लेकिन समानता कहाँ, किसके सामने? तो इन्होंने हर चीज़ में लिखा कि तुम्हें समानता मिलेगी हर एक जगह पर। तो पूछा गया कहाँ, तो बता दिया 14 कहता है तुम्हें विधि यानी कानून के सामने तुम समान हो। क्राइम करने वाला लड़का हो, लड़की हो, कोई औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का, कानून उसको उतनी ही सजा देगा। इसलिए देखो फांसी पे औरतों के लिए भी फांसी की सजा है और आदमियों के लिए भी। किसी धर्म विशेष में किसी तरह का कुछ माफ नहीं करते। जैसे प्राचीन इतिहास उठाकर पढ़ते हैं तो ब्राह्मण लोगों के सब जितने पाप थे सब माफ होते थे। अब ऐसा नहीं है, आप किसी जात पात के, किसी धर्म, किसी रिलीजन के हैं, विधि कहती है, कानून कहता है आप उसके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है आपका जन्म स्थल कहीं है, आप शहर गांव कहीं पैदा हुए, आप किसी जात पात में पैदा हुए, ये आपको बराबर मानेगा। एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, अगर तुम्हें याद हो, कई साल पहले, वो इसी पर बेस्ड थी कि वहाँ जात पात के ऊपर बहुत बुरा हाल था। तो एक तरह से जात पात पर और इन सब पर ये कहते हैं कि हम आपको बराबर मानेंगे, आपका जन्म कहीं हुआ, आप किसी भी जेंडर के हैं, ये कानून के सामने बराबरी की बात करता था। 16वां कहता है आपको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स में बराबरी मिलेगी। आरक्षण की बात मत करना, वो एक अलग प्रावधान है, अदरवाइज आप सब बराबर हैं जब गवर्नमेंट जॉब का पेपर होगा, आरक्षण के अलावा। 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसमें ये था ना भाई, ये साइड से निकल गया तो परछाई लगते ही हम लोग अशुद्ध हो गए, इस तरह की बातें फालतू की, ये क्या कहलाती थी? अस्पृश्यता। जैसे आप कहते थे क्या थी अस्पृश्यता, कि भाई हाँ, ये एक ऐसा मान लो समाज पे धब्बा था जिसके कारण अंबेडकर जैसे लोगों को इतनी ज्यादा उस टाइम पर बेइज्जती सहन करनी पड़ी, ये अस्पृश्यता के कारण, ये सब खत्म कर दिया। 18 ने कहा जितनी उपाधि अंग्रेज देते थे ना, सर, नाइट, नाइटहुड, राजा साहिब, राव साहब, राय बहादुर, ये सब बंद कर दो और उपाधि के नाम पर सिर्फ अब आपको मिल सकता है भारत रत्न या पद्म पुरस्कार। इनमें खुश रहो। ये किसी की जात पात, जेंडर या जन्म स्थान या अमीरी गरीबी को देखकर नहीं मिलते, ये जिसके नाम में लग जाते हैं उसकी इज्जत अपने आप इंसान करने लगेगा। ये दी हुई या खरीदी हुई उपाधि नहीं होती। तो उपाधियों का अंत कर दिया, कौन से आर्टिकल से? 18। 17 में क्या बंद कर दिया? हाँ, अनटचेबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और 16 में किस में बराबरी है? गवर्नमेंट जॉब। 15 क्या कहता है? जन्म, लिंग, धर्म के आधार पर आप बराबर। और ये किसके सामने? विधि। इन सब में बराबरी की बात की गई। तो 14 से 18 में किसके ऊपर काम किया गया? हाँ, समानता, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी पर। अगला नाम क्या लिखा है? स्वतंत्रता क्या कहता है? स्वतंत्रता कहता है 19 को देखो ध्यान से, 19, इसने आपको स्वतंत्रता दी। किस चीज की? बोलने की। बोलने का मतलब ये नहीं किसी को हम गाली देने लग जाएं। बोलने का मतलब है हम लोग अपने मन में, डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है देश की सरकार गलत कर रही है, मैं तमीजदार भाषा में सरकार का विरोध करूं, ये मेरा हक है। अब बोलने को तो मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूं, इसको असली बोलते हैं अभिव्यक्ति, ताकि तुम्हें याद रह जाए। तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में दी गई है? 19 में। और आपकी बात आप कितनों को बताएंगे? 1, 2, 4, 5। अभिव्यक्ति आसानी से फैल सकती है अगर आपके पास क्या हो तो प्रेस। जैसे विचार आगे कब फैलते हैं? जब एक से एक बताएं, जब अखबारों में छपे और बड़े लेवल पे ना। ये प्रेस की आज़ादी पेपर में आएगा। प्रेस की स्वतंत्रता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखित है? तो ये 19 का एक पार्ट है ए, इसमें लिखा गया प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता। एक खास स्वतंत्रता जो तुम्हें बाद में दी गई, झंडा फहराने का अधिकार। क्या तुम जानते हो आज झंडा फहराना मौलिक अधिकार है? किसके कारण? ये जो जिंदल परिवार है ना, ओपी जिंदल का नाम सुना है? एमपी रहे आपके ना जिंदल परिवार वाले। इन लोगों के पास पैसा बहुत था, जगह जगह इन्होंने फैक्ट्री, इंडस्ट्री बना रखी है। स्टील सिटी है इनकी हरियाणा में, इनकी हर जगह पकड़ मजबूत है देश भर में। बहुत बड़े, इनकी माताजी सावित्री जिंदल देश में सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर रही कितने साल तक।
इस परिवार की एक फैक्ट्री हुआ करती थी और इन्होंने इसमें झंडा फहरा रखा था। अब इस झंडे को फहराता देख के यहाँ पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कहा जी झंडा उतारना पड़ेगा। तो जिंदल परिवार ने कहा झंडा क्यों उतारना पड़ेगा, झंडा तो देश की शान है और हम प्राउड फील करते हैं इसलिए फहराया। तो कहा जी झंडा पूरे देश में संविधान में कहीं हक नहीं है और आप नहीं फहरा सकते। इन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई, देश में जितने लोग हैं अगर वो देश की रिस्पेक्ट करते हैं झंडा क्यों ना फहराएं। तो इन्होंने कहा आपके ऊपर केस बनेगा। तो ठीक है केस कर दो, केस लड़ लेंगे। अब इतना बड़ा परिवार है, बड़े नामी गिरामी वकील, इनके लिए तो मिनट की बात है। ये केस हो गया। ये केस क्योंकि जिंदल परिवार ने कहा ये तो मौलिक अधिकार है हमारा फहराना। तो कहा लिखा तो नहीं है कहीं, नहीं लिखा तब भी अंडरस्टूड है कि देश का झंडा कोई फहराए जो इज्जत करता है। ये बात क्योंकि मौलिक अधिकारों पर आ गई तो किस कोर्ट में चली गई, अब सुप्रीम कोर्ट में 2002 में इस पर बहस स्टार्ट हो गई। एक सरकार के आदमी जो सरकार का वकील कहता है नहीं जी झंडा नहीं फहरा सकते, कहीं हमारे किताब में लिखा ही नहीं झंडा फहराएं, कोई घर में कैसे झंडा फहरा लेगा अपने दफ्तर में। वहां नवीन जिंदल और जिंदल परिवार के जो वकील थे इन्होंने दलील दी जी कोई बेइज्जती की बात थोड़ी ना है, झंडा फहराने में कोई कमी हो कोई गड़बड़ हो तो हम माने, क्यों मना किया जा रहा है, क्या लॉजिक है। फाइनली जिंदल परिवार केस जीत गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप झंडा फहराते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें, भाई झंडे का कपड़ा फटा हुआ ना हो, झंडे को आप ऐसा ना हो कभी ऊंचा फहरा दिया कभी आधा झुका दिया, क्योंकि इसके मतलब होते हैं। आप इसकी आचार संहिता का पालन करें, कोड ऑफ कंडक्ट का, तो ठीक है आप फहरा ले। और तब से 2002 से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद झंडा फहराना कैसा अधिकार बन गया, जबरदस्ती किसी को नहीं फहराना, किसी का मन करे घर में दफ्तर में स्कूल में कॉलेज में कहीं फहराओ। पहले झंडा सिर्फ सरकारी इमारतों पर जिसमें तुम्हारे स्कूल आते थे, तुम्हारे कॉलेज और सरकार की बिल्डिंग्स, आज कोई प्राइवेट बिल्डिंग पर जो चाहे अपना झंडा फहरा सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना कि भाई झंडे को फहराते टाइम, जैसे पहले एक था कि झंडा रात में ना फहराए, अब वो खत्म कर दिया, अब 24 घंटे झंडा फहरा सकता है। तो झंडे की कुछ चीजों का ध्यान रखो, अब आपको ये अधिकार है। कहाँ लिखा है झंडे की आजादी, 19A में। यहाँ क्या क्या लिखा है 19A में, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और झंडा फहराने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। आर्टिकल 19B कहता है आप कहीं भी इकट्ठे हो जाओ लेकिन आपके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, बिना अस्त्र शस्त्र आप सब कहीं भी इकट्ठे हो, आपको सरकार पुलिस कभी रोक ही नहीं पाएगी। आप जैसे अब आपने देखा ये किसानों ने आंदोलन किया, साल भर प्लस चला ना, ये क्यों नहीं उठवा पाई सरकार इनको। आंदोलन करना गलत नहीं है लेकिन सरकार इनको डंडे मार के भगा देती है अगर इनके पास क्या मिलते। अगर मान लो सारे अस्त्र शस्त्र लेके तलवार लेके और कटार लेके पहुंचते ना, फिर सरकार इनको भगवा सकती थी। बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी इकट्ठा हो, ये आपको स्वतंत्रता मिलती है, ये आपकी आज़ादी है कि जिसका मन करे मुझे 50 लोग 100 लोग इकट्ठे करने हैं, कोई देश हित में बात करनी मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो 50-100 लोग हथियार लेके इकट्ठे हैं तो पुलिस क्विक एक्शन लेगी और भगा देगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में लिखा है इकट्ठे हो सकते हो, 19B में, लेकिन अस्त्र शस्त्र ना हो। C कहता है हम सब इंडियंस को अपना संघ या अपना समूह बनाने की आजादी है। जैसे उस टाइम पर भगत सिंह ने बनाया था, HSR बनाया था ना उसने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक HRA बना था, एक HSRA बना, एक कांग्रेस बनी, ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी, सब पार्टी बन सकती थी, आज भी है लेकिन उतनी अकल नहीं है लोगों में। समूह और संघ बनाने की आजादी है आपको, आपका फंडामेंटल राइट है। किस में लिखा है, 19C में। जिसको चाहिए कि मुझे संघ बनाना है बना लो, कोई मना नहीं कर सकता, बस अस्त्र शस्त्र और गलत चीज मत करना। D कहता है आपको कहीं भी रेजिडेंस दिल्ली कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, जहां आप मन करे, आप गोवा है, आप कश्मीर है, कहीं भी जाओ इंडिया में। इंडिया के बाहर तो पासपोर्ट और ये सब है, इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी भी स्थान पर आने जाने की आज़ादी है। किसमें दी गई है, 19D में। E कहता है जहां आपका मन करे आप घर बनाओ, रेजिडेंस बनाओ। आपके पास पैसा ज्यादा है आप शहर निकलो, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, मुंबई जाओ। कम पैसा है छोटे शहर में और कम पैसा गांव में, जहां मन करे अपना घर बना लो। कोई आपसे आके ये नहीं कहेगा कि क्यों बनाया, पैसे हैं प्लॉट खरीदो, फ्लैट खरीदो, जो तुम्हारा मन करे। ये भी तुम्हें एक तरह से आज़ादी दे रखी है। इसके बाद F में कुछ नहीं है। G कहता है जो आपके G में आए आप वो रोजगार करो। आप सरकारी नौकरी के पेपर भरो, आप प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करो, कोई रेहड़ी लगाए, कोई बिजनेस करे, कोई दुकान खोले, कुछ भी करे रोजगार के लिए अपनी मर्जी से, वो आजाद है। कहाँ लिखा है ऐसा, 19G में। ये G तक इंपॉर्टेंट है, ABCDE, F नहीं है अब, G। F था पहले F में संपत्ति की बात थी, लेकिन 19F और 31 अब कहाँ शिफ्ट कर दिए गए, 300A में। किस भाग में चले गए, भाग 12। पहले किस में थे, भाग 3 में। तो देखो कितनी तरह की आजादी दे रहे हैं, बोलने की तुम्हें आजादी, झंडा फहराने की तुम्हें आजादी। अच्छा RTI, इसमें RTI भी आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सबसे नया है, 19A में आ गया। और ये 2000 कब मिला है, 5 में, अक्टूबर 2005 में। झंडे वाला 2002 से काम में था, फिर 4 में स्पष्ट हो गया था। तो ये सब तरह की आजादी है। अभी तुम बराबरी की बात कर रहे थे, किस किस के सामने बराबरी थी, कानून, जन्मस्थल, लिंग, धर्म और गवर्नमेंट जॉब में अस्पृश्यता, उपाधि। स्वतंत्रता कहाँ कहाँ मिली तुम्हें,
बोलने की, घूमने फिरने की, घर बनाने की, रोजगार की, ये सब आज़ादी। अगला क्या लिखा है? शोषण। आर्टिकल 23 कहता है कोई जबरदस्ती तुम्हें काम पे नहीं लगा सकता। जैसे पुराने टाइम बंधुआ मजदूरी थी, किसी के पिताजी ने गांव के किसी अमीर आदमी से पैसा उधार लिया और अपने 4 में से 2 लड़कों का नाम लिखवाया कि भाई मुझे पैसा उधार दे दो, मेरे ये 2 लड़के तुम्हारा जिंदगी भर बंधुआ मजदूरी करेंगे। बंधुआ का मतलब तुम बंध गए, तुम्हें वहां से पैसा नहीं मिलेगा, तुम दास बन गए, पूरी जिंदगी वो जब चाहे दिन रात तुम्हें काम पे लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, आर्टिकल 23 ने कह दिया बलात्, बलात् मतलब जबरदस्ती, कोई तुमसे श्रम नहीं करा सकता, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। तुम्हारा मन करे तुम नौकरी करो, तुम्हारा ना मन करे तुम नौकरी को छोड़ दो। अब तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट तो किसी भी दिन छोड़ दो, सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए भी कंडीशन है 3 महीने पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो अपना सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें। उसके बाद आप नौकरी जिसके मन में आए जिस पद से इस्तीफा दे सकता है। कोई जबरदस्ती हम बंध नहीं गए, लेकिन ये नियम सबके ऊपर नहीं है, ये सेना पर लागू नहीं होते। सेना की नौकरी इतनी आसान नहीं होती, ना मिलनी और ना ही छोड़नी। एक लिमिटेड टाइम पीरियड पूरा करने के बाद ही सैनिक अपने घर आ सकता है। ऐसा नहीं मूड मेरा तो मन नहीं कर रहा नौकरी करने का, चलता हूँ। हम नौकरी छोड़ सकते हैं। मैंने अपनी जॉब जब छोड़ी तो इंस्टेंट छोड़ दी, मैंने किसी को बताया ही नहीं। मुझे 3 महीने की सैलरी उनको देनी पड़ी क्योंकि ये एक तरह का भाई भुगतान था कि आपने नहीं बताया। कभी तुम्हें इन केस छोड़नी पड़े नौकरी तो 3 महीने पहले लिखित में एक लेटर लिख देना, बस इतना करना है। वो अपने अधिकारी को पकड़ा देना, फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सेना से कोई भी लेटर लिख के नहीं आ सकता, घर से उठा के ले जाएंगे वो। अगर कोई सेना से भागा ना, पकड़ के ले जाएंगे। सेना के नियम अलग है, उनके ऊपर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। तभी तुम देखो सैनिकों को कभी कभी ऐसा बताते हैं कि 3 दिन हो गए सोए हुए। हमसे कोई काम थोड़ी ना करवा देगा 3 दिन। हमारे काम के घंटे भी निश्चित हैं, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं बस, और हमें हफ्ते में एक छुट्टी जरूर मिलती है। अगर हम एक छुट्टी नहीं लेते तो हम ओवर टाइम ले सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन सैनिक को हो सकता है 3 दिन तक आंख बंद करने का भी मौका ना मिले, वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि सेना के नियम अलग है। सैनिकों पर ये मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। ये माना जाता है कि तुम अलग श्रेणी में हो। कितना गलत है वैसे देखा जाए, इंसान है पर मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे उन लोगों को। चलिए, तो 23 किससे बचाता है आपको? जबरदस्ती की काम से, बलात्श्रम से। ये कहता है कि जो जबरदस्ती का व्यापार होता है ना, बच्चों का, औरतों का, इससे भी हमें बचा लेगा आर्टिकल 23। तो जो ये इसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता है तुम लोगों को ये? हाँ, मानव व्यापार, इसके खिलाफ भी आर्टिकल 23 इस्तेमाल होगा। तो मानव व्यापार जिसमें किडनी और ये पीछे एक रैकेट नहीं पकड़ा गया, पता चला तुम्हें? दिल्ली में, हरियाणा में एक्टिव थे ये, किसी गरीब मजदूरों को फंसाते थे और उनका ऑपरेशन, अभी 10 दिन पहले कितनी बड़ी न्यूज़ थी ये, पूरा रैकेट चल रहा था गोहाना, सोनीपत, दिल्ली में। देखते कौन गरीब और इस तरह का लाचार सा आदमी है, उसको बहला फुसला के और किडनी उसकी निकाल लेते। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपयों का व्यापार चल रहा था ये, अभी पकड़े गए हैं पीछे 10 दिन पहले। तो मानव व्यापार पर कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है? 23। 24 कहता है जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उन्हें खतरनाक काम जैसे बम, पटाखे बनाने की फैक्ट्री जिसमें कि जान जा सकती है, जोखिम भरे काम, इन पे नहीं लगाना। कितनी उम्र से कम वालों को? चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो भूखे मरते हो, तुम्हें ऐसे काम में जिसमें जोखिम है 14 ईयर्स से कम के लड़के लड़कियों को काम पर नहीं रखना। अगर पकड़े गए तो मालिक के खिलाफ कार्यवाही होगी। तो ये 2 आर्टिकल शोषण से बचाते हैं। 23 औरतों को, बच्चों को, आदमियों को या तो बलात् श्रम करवाते हो या मानव व्यापार करते हो। 24 कितने साल से कम के लिए है? 14 साल। थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं ये डिफिकल्ट होते हैं, एकदम से नहीं आते, पर थोड़ा थोड़ा सुन लोगे फिर ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आसान दिखेगा। बताओ 14 किसके सामने बराबरी? कानून, विधि, लड़का लड़की आदमी सब बराबर। 15 क्या कहता है? कहीं पैदा हुए तुम, कोई तुम्हारा जेंडर है फर्क नहीं पड़ता। 16 कहाँ बराबरी? गवर्नमेंट जॉब। 17 किसको खत्म करता है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। 18 लेकिन कौन सी चीजें चल रही हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म, ये रिस्पेक्ट है। ये उपाधियां थी बड़े और छोटे की, ये बेइज्जती करती थी। 19 क्या कहता है? ए अभिव्यक्ति, प्रेस, झंडा, आरटीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 19 बी क्या कहता है? हाँ, बी से देखो बिना, सी से संग, डी से घूमना फिरना, ई से रेजिडेंस, जी से क्या है? जो मन में आए रोजगार करो। उसके बाद उसमें क्या लिखा है 23 में? अच्छा, मैंने इसका 20, 21, 22 तो नहीं बताया, बता देती हूँ। 23 में क्या लिखा है? बलात्श्रम। 24 में कितने से कम? ये 19 पूरे हुए थे, 20, 21, 22 तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, मुझे लगा मैंने करा दिए। देखो बोर्ड पर आर्टिकल 20 क्या कहता है और 21 क्या कहता है और 22 एक जैसे लगेंगे। 20 और 22 ध्यान से सुनना। 20 कहता है अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उस अपराधी को सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध की सजा एक बार।
सजा एक बार, पहली बात। जैसे किसी ने चोरी कर ली तो उस बेचारे को पकड़ के, उसने चोरी की किसी कारण से, मान लो 6 महीने की सजा हो गई, पुलिस वाले खाली बैठे, फिर कहेंगे इधर आजा, तूने की थी ना एक दिन चोरी, आजा दोबारा दोबारा 6 महीने चल, फिर कभी पकड़ ले। ठीक है या गलत है? गलत। एक गलती की सजा कितनी बार मिले? लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो मर्डर एक बार कर देता है ना, उसको लगता है जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा तो सजाए मौत, तो इसीलिए वो फिर गलत रास्ता पकड़ के, ऐसा ही एक मर्डर ऐसी 50 मर्डर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। पर यह नियम बनाया हुआ है कि एक गलती की सजा कितनी बार मिलेगी? एक बार। ये कहा गया जो जिस टाइम क्राइम करेगा, लॉज हमेशा बदलते रहते हैं, जिसने जिस समय क्राइम किया उसको उस समय की सजा मिलेगी। अब ये समय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केस कई बार 20 साल। अब ये सिद्धू देखो, सिद्धू ये वाला जो अपना हंसने वाला सिद्धू है, मुंह से वाला नहीं, ये हंसने वाला सिद्धू नहीं है, तो ये सिद्धू जो हंसता ही रहता है, नवजोत सिंह सिद्धू, इसको तुम्हें पता चला 34 साल बाद एक सजा मिली है। पता चला है तुम लोगों को? इसने 90s में एक आदमी को पार्किंग में एक मुक्का मार दिया था। पार्किंग को लेके गाड़ी की कोई बहस हो गई, वो आदमी वहीं मर गया। उसकी तो बेचारे की आई थी, बुढ़े थे वो काफ़ी, वो वहाँ मर गए, तो इनके ऊपर केस कर दिया उनके घर वालों ने। वो केस छोटे कोर्ट में रफा दफा हो गया, भाई सिद्धू को छोड़ दिया। अब उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े कोर्ट में जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन सिद्धू जब पॉलिटिक्स में आए तो दूसरी पार्टी वालों ने कहा इस पर तो केस था, और वो केस दोबारा बड़े कोर्ट में ले चलते हैं। देखो कितने चालाक होते हैं। उसका वो केस वहाँ से बड़े कोर्ट में ले गए पार्टी वाले, ऑपोजिशन वाले, और वहाँ जाके वो केस लड़ा, अच्छे वकील कर लिए। अब जाके 1988 की घटना है, मुझे याद आ गया, 88 की, 90s की नहीं। और अब 2022 में जाके ये कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और उस एक मुक्के की सजा उनको 1 साल के लिए जेल में काटनी पड़ेगी। तुम देखो कितने साल, वो आदमी तो तभी मर गया था बेचारा, और उस आदमी के घर वालों ने आस भी छोड़ दी थी। लेकिन ये पार्टी पॉलिटिक्स है कि वो उठा के पुराना उसका केस कहाँ से कहाँ खुलवाया। और 88 में तो मैं खुद 5 साल की थी। अब मुझे अजीब लगा, मैं 40 ईयर्स में लग गई हूँ, उस बेचारे को अब सजा मिली, और 1 साल अब जेल। जैसे इस उम्र में जाके जेल काटना बहुत बड़ी बात होती है कि अब 1 साल उनका जेल में कटेगा। तो ये क्राइम जिस टाइम पे किया ना, उस टाइम जो सजा थी वही सजा मिलेगी। ये सजा अगर आज बदल गई, मान लो उस टाइम पे 1 साल की थी, आज ये अगर 5 साल है, तो अब सजा 1 साल की मिलेगी या 5 साल की? क्योंकि जिस टाइम क्राइम किया उस टाइम की सजा 1 साल थी, या जो जज ने डिसाइड किया। आ गया समझ में ये? ठीक है। तीसरी कंडीशन, किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकती। यानी अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही। कई बार पुलिस तुमने देखा होगा कि पकड़ती है लोगों को और खूब पीटती है, मारती है, बयान लिखती है और कहती है साइन कर इस पे, वो कर देता है साइन। जैसे ही वो जज के सामने जाएगा ना, कहेगा जी मार पीट के इन्होंने करवाया, मैं नहीं करता साइन इस पे, मैंने तो कहा ही नहीं, जबरदस्ती इन्होंने लिखा। और जज फिर पुलिस को देखता है कि ये गड़बड़ तुमने की है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते, जज के सामने जो मुंह से निकलेगा ना वही सच माना जाएगा। चाहे उसने सच में कहा हो कि हाँ जी लिखो, मैंने मर्डर किया, मैं खुद आया हूँ और साइन कर रहा हूँ, लेकिन वहां जाके कहा नहीं जी मेरे ऊपर दबाव बनाया, मुझे बहुत मारा, इतना टॉर्चर किया कि मुझे साइन करने पड़े। तो जज के सामने जो गवाही है ना, वो असली गवाही है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस किसी को बाध्य नहीं, और ना वो सुनी जाएगी वो गवाही। तो इसलिए ये 3 चीजें किसको रोक लेती हैं? अपराध। किसी अपराधी का अपराध जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब तक सजा नहीं मिलेगी? जब तक उसका अपराध सिद्ध। लेकिन इसका नुकसान, क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं, सबको पता है क्राइम किया है, लेकिन उसको सिद्ध करना मुश्किल है, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। इसका नेगेटिव साइड देखा, पॉजिटिव देखो। कई बार पुलिस पता क्या करती है, जब कुछ भी नहीं मिलता किसी को उठा लेती है और मारपीट करके कहते हैं इसी ने किया है ये काम। उस कंडीशन में अगर वो सिद्ध करने की कंडीशन ना हो तो पुलिस तो उस बेचारे की जान आफत में डाल दे। ये अच्छी बात है कि पुलिस को या किसी को भी पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सिद्ध। सिद्ध तब होगा जब कोई प्रूफ होगा। अब प्रूफ नहीं है, किसी ने क्राइम, तुमने नहीं किया क्राइम, पुलिस आके उठा के ले गई और मान लो ये कंडीशन ना हो तो सीधे सजा दिलवा दे वो तो। इसका नुकसान उन्हें है जो बेचारे क्राइम, मतलब जैसे भाई जिसने देखा क्राइम हो रहा है, इसने किया, वो जाके बता रहा है लेकिन फिर कोई मान नहीं रहा, कह रहे हैं प्रूफ दिखाओ कोई, तो वहां जाके क्रिमिनल्स फंस, मतलब बच जाते हैं, आम आदमी फंस जाता है। तो ये किसी का फायदा किसी का नुकसान, इसके 2 पार्ट हैं, पर ये लिखित में है सारी बातें। तो किससे जुड़ी हैं ये? अपराध से। अपराधी को सिर्फ कितनी बार सजा मिलेगी? 1 बार। किस टाइम के अनुसार सजा मिलेगी? जिस टाइम क्राइम किया, और किसी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 हमें बचा लेता है इस कंडीशन में। 21 से पहले 22 सुन लो क्योंकि एक जैसे हैं। 22 थोड़ा सा और बड़े लेवल पे, किसी पे सिर्फ पुलिस को शक है कि वो बहुत बड़ी कोई क्राइम से जुड़ी हरकत, कोई गतिविधि करने वाला है। मान लीजिए कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, कोई ये है अपना आतंकवादी, पुलिस इसके बारे में सब कुछ जान गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है, पुलिस ने क्राइम नहीं किया, इसने जाके इसको पकड़ लिया और इसको ले गए। अभी कह रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो पुलिस कहेगी नहीं किया होगा, लेकिन आर्टिकल 22 के तहत शक के बिना पर किसी बहुत बड़ी जो होने वाली है ना घटना,
इसको रोक सकती है पुलिस। लेकिन एक दिक्कत है, जब तक इसने कुछ किया नहीं तो तुम कब तक बिठाओगे इसको। तो ये कहा जाता है कि इसको 3 महीने पुलिस अपने पास रखेगी, इससे पूछताछ करें, इसके पुराने ठिकाने और सब पता करें। लेकिन अगर ये 3 महीने जबान ना खोले तो फिर पुलिस के हाथ बंद गए, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो जाके दोबारा से एक पढ़े लिखे लोगों का एक प्रतिवेदन बोर्ड होता है, वो जाके उसके सामने कहेंगे जी हमने बड़ी मुश्किल से, खूंखार अपराधी है और ये बहुत सारी चीज़ों में वांटेड है और हमें इसको 2-3 महीने, 1 महीने और रोकना पड़ेगा। तब प्रतिवेदन बोर्ड के पढ़े लिखे कुछ जज टाइप के लोग होते हैं, ये हो सकता है 1 महीने की इसकी रिमांड और बढ़ा दें, लेकिन 4 महीने बाद ये खूंखार अपराधी निकल जाएगा अगर पुलिस के पास क्या नहीं है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। या तो इसको इतना मारा पीटा जाए, लेकिन ये इस तरह के होते हैं, इनका दिमाग जो है ना वो फिरा हुआ होता है, बोलते नहीं है। इसलिए आर्टिकल 22 जो है वो क्राइम को कुछ महीने रोक पाएगा, पर जिसका दिमाग ही ब्रेन वॉश्ड है वो तो जाके फिर क्राइम करेगा। इन लोगों को क्राइम होने के बाद पकड़ा गया था, इनको क्राइम करने से पहले पकड़ लिया। ये अंतर है 20 में और 22 में। क्या ये समझ में आ गया? इसे कहते हैं क्राइम किया नहीं है, ये सेफ्टी प्रिकॉशनरी एक मान लो स्टेप है। 21 कहता है आपकी लाइफ बहुत कीमती है, और लाइफ इतनी कीमती है कि देश में कोई कितनी बड़ी दिक्कत आ जाए आपको कोई नहीं मारेगा। आपको भूख से कोई मरे, देश में मरे, बेरोजगारी से कोई मरे, लेकिन सरकार कहती है आपकी लाइफ कीमती है और हमारे संविधान ने आपके जीवन का संरक्षण, तो लाइफ को बहुत कीमती माना आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। किस आर्टिकल में? और देश पे कितनी आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, ये कभी छीना नहीं जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी यहाँ से हटेगा नहीं। सब कुछ खत्म कर देंगे, ये बोलने का अधिकार बंद कर देंगे, इंटरनेट, अखबार बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये नहीं छीनेंगे, चाहे कितनी बड़ी दिक्कत आए। कौन सा आर्टिकल हमेशा चलेगा? आर्टिकल 21 हमेशा चलेगा। क्या ये क्लियर हो गए सबको? बताओ 20 और 22 में क्या सिमिलैरिटी है? 20 और 22 दोनों अपराध के हैं, लेकिन 20 अपराध होने के बाद का है और 22 अपराध होने से पहले का। उसमें शक के बेसिस पर पकड़ते हैं, वहां प्रूफ देखते हैं चीजों का। चलो अब ये समझ में आ गए। 25 से 28 किसकी बात करेगा? हाँ, हमारा देश कैसा है? धर्म निरपेक्ष। तो ये जो देखो, तुमने देखा हो कई बार जब ये खड़े होते हैं रेड लाइट पर पकड़ने वाले पुलिस वाले, तो ये सरदार जियों को नहीं पकड़ते जिनकी जूड़ी होती है ना भाई, जिनके सिर पे होता है, बिना मास्क के, इसके बिना हेलमेट के। क्यों नहीं पकड़े जाते ये? क्योंकि पगड़ी पहनना किसका चिन्ह है? धर्म का। अब पगड़ी के ऊपर कहाँ रखे उस हेलमेट को, इसलिए ये फ्री हैं, इनको धार्मिक आज़ादी है। आपने देखा होगा सिख धर्म के लोग कटार भी लेके चल सकते हैं। अभी मैंने कहा था अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं खट्टे, इनको कटार क्यों रखने दी जाती है? धार्मिक है, धार्मिक है। आपको पता हो जैन धर्म में सुसाइड करने का हमारे यहाँ नेगेटिव मानते हैं ना, भाई अपराध है, सजा मिलती है, लेकिन जैन धर्म में प्राचीन काल में अपनी लाइफ में आपने गलतियां की हैं तो आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक का नाम था संलेखना विधि और एक थी संथारा। इसमें क्या करते हैं? संलेखना में परिवार, घर सब छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल गए, वहाँ खाना पीना छोड़ दिया। सबको पता है कि वो गए वहाँ, खाना पीना छोड़ के बस 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50-60, जब तक जीवन चले, 50-60 दिन के बाद जीवन खत्म हो जाता है। अपनी लाइफ को खत्म कर लेना एक तरह से सुसाइड है, लेकिन धार्मिक है। पुराने टाइम में राजा भी करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही अपनी लाइफ को खत्म किया था। संथारा होता है परिवार के बीच में रह के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना और फिर अपने शरीर को कष्ट देते जाना, देते जाना, देते जाना, फाइनली मर जाना, मृत्यु को प्राप्त करना। ऐसा माना जाता है जब आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे होते हैं ना, तो आप अपने पाप खत्म कर रहे होते हैं, अगले जीवन में जो आपको ना मिले। तो ये 2 तरीके हैं। अब किसी एनजीओ ने राजस्थान साइड में कोर्ट केस कर दिया एक आदमी के ऊपर जो कह रहा था कि भाई मैं संलेखना से प्राण त्याग दूंगा, तो कहा ये तो सुसाइड कर रहा है और सुसाइड के खिलाफ तो प्रावधान है, धारा बनती है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा इसके ऊपर कोई धारा नहीं लग सकती, क्योंकि ये आदमी जो कर रहा है ना वो किस कारण कर रहा है? धर्म के कारण। और हमारे संविधान ने हमें कैसी आज़ादी दे रखी है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आपको आज़ादी देते हैं कि आप अपने मंदिर मस्जिद बनाओ, सिख गुरुद्वारे बनाएं, कोई कुछ करो, जमीन आप खरीदो, लेकिन लीगल तरीके से। आप देश के लोगों से पैसा मत लेना, कहीं लोगों से ठगने लगो पैसे टैक्स के नाम पे, जैसे पहले लगता था ना एक कर, कौन सा, ऐसा कर नहीं लगाओगे। आपको याद है मंदिर बना अपना अयोध्या में तो चंदा मांगने वाले आते थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा चंदा दो, वो घर के बाहर आके कहते थे राम मंदिर के निर्माण के लिए आपको कुछ अगर दान करना है, जिसका मन किया 1 रुपया दे दो, 10 दे दो, 11 दे दो। 100 रुपए के ऊपर रसीद बनती थी। अगर कोई 100 रुपए देता ना तो उनकी रंगों की रसीद थी, नीली, लाल, ऐसे रंगों की। भाई 100 दिए, 1100 दिए, 1000 दिए, 10,000 दिए, लोगों ने लाख और करोड़ भी दिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन ये किसी से पैसे मांग थोड़ी सकते थे कि मंदिर बन रहा है और तुम निकालो 100 रुपए, नहीं तो पिटोगे। ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मर्जी, हमें नहीं देने पैसे, हम नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। आपके देश में कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी धर्म के नाम पर, ये सब लिखा हुआ है। और कोई अपने धर्म के लिए पगड़ी पहनो, अपने हिसाब से कपड़े पहनो, कोई मनाही नहीं है। तो कैसी आजादी दे रखी है? क्या किसी स्कूल में जन गण मन चल सकता है? बिल्कुल चलता ही है हर स्कूल में। वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लग सकते हैं स्कूलों में? क्यों नहीं लग सकते?
क्योंकि जय श्री राम एक धर्म विशेष की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? हिंदू। फिर जनगण मन क्यों गा सकते हैं? क्योंकि ये किसी धर्म के लिए है ही नहीं। जन मतलब जनता, गण मतलब गणमान्य लोग, मन मतलब अपने मन से। तो ये तो भारत का गीत है, भारत का राष्ट्रगान है। ऐसे ही वंदे मातरम, भाई हम अपने देश की माँ के रूप में इज्जत करते हैं, हम इसको नमन करते हैं। तो ये तो किसी धर्म विशेष का गाना ही नहीं है। इन दोनों को आप हर स्कूल में जबरदस्ती भी गाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप कहें कि जय श्री राम के नारे लगाओ या हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो कोई भी बच्चा जाके शिकायत कर देगा और आपके स्कूल के खिलाफ कार्यवाही बन जाएगी। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता बच्चे को आजादी देती है। इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले को, कॉलेज में जाने वाले को कोई जबरदस्ती आपसे धर्म का गीत नहीं गवा सकता। इस वंदे मातरम पे ही केस कर दिया था कुछ ऐसे इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य था। उन्होंने कहा हमें ये लगता है हिंदुओं का, इसको हम नहीं गाएंगे। तमिलनाडु हाईकोर्ट था, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने फिर कहा कि ये हिंदुओं का कहां से आया गाना, इसके सारे शब्द देशभक्ति से भरे हुए हैं और ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप नहीं गाएंगे, ये गाना पड़ेगा। ये और ये किसी धर्म के नहीं है। हाँ, जय श्री राम का कोई गाना हो, कोई आपका अल्लाहू अकबर का हो, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए इसके ऊपर बैन कर दिया गया, ये नहीं करना। इनको आप कर सकते हैं। ये सब आर्टिकल कहां से कहां लिखा है? 29-30 कहता है आपके देश में कुछ माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी समझते हो क्या होती है माइनॉरिटी? जिनकी जनसंख्या कम हो। आपके देश में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ये सबसे ज्यादा है। कितने हैं लगभग? ये NCERT का डाटा बता रही हूँ, जो बिल्कुल करंट में अब जो इस साल छपी किताबें उनमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि आपके देश में ये फिलहाल 79.9 यानी 80 मान लो 80% हिंदू हैं। मुस्लिम कितने हैं अब? 14%। ये जानते हो हिंदू घट गए हैं। आज़ादी के टाइम की जनगणना में ये 86% के आसपास थे और मुस्लिम बढ़ गए हैं। उस टाइम पर ये 8.5%। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रही। NCERT 10वीं क्लास का ये टॉपिक है, क्योंकि मेरी बेटी के पास बुक है तभी बता रही हूँ। ये थोड़ी सी इनकी टोटल में अगर 51 की जनगणना से कंपेयर करें तो कमी है, वैसे टोटलिटी बढ़ी है। मुस्लिम की अगर उस टाइम से कंपेयर करें तो जनसंख्या में इजाफा है, प्रतिशतता में। लेकिन मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई या क्रिश्चियन हो, चाहे आपके ये हो, क्या होते हैं ये, जैन, बुद्ध और पारसी, इन सब को आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है ये माइनॉरिटीज हैं। इन सब की रक्षा करना, इनकी केयर करना, ये आपके देश की जिम्मेदारी है। इसीलिए इनको कहा कि आपकी रक्षा हम करेंगे, हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं करेगा, अपनी रक्षा खुद कर लेना। इन सब की रक्षा कौन से आर्टिकल करेंगे? 29-30। इसमें पता है क्या लिखा है? अपने धर्म के लिए आप अल्पसंख्यक हैं, आप मदरसे बनाओ, आप क्रिश्चियन स्कूल चलाओ, आप कॉन्वेंट चलाओ, आपकी मर्जी, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अपने धर्म से जुड़ी रीति रिवाज, त्योहार, जो मन करे, लिपि, अपनी भाषा, सब चलाओ, आपको हमने आज़ादी दे रखी है। ये देखो भारत कितना देखा जाए तो काइंड हार्टेड है। दुनिया के देश ऐसे होते हैं उनको खत्म कर देते हैं किसी और धर्म को। यहाँ सब धर्मों को हमने लिख के गारंटी दे रखी है कि तुम यहाँ सेफ हो। कौन से आर्टिकल्स में? और ये फंडामेंटल राइट्स हैं जिन पे कभी कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये कितने सेफ हैं इस देश में अगर देखा जाए। अगला क्या लिखा है? ये आर्टिकल 32 कहाँ का रास्ता खोलता है? अगर कोई इनमें से कुछ भी छीने, कोई भी, तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का रास्ता पकड़ो। और अंबेडकर ने कहा था ये आर्टिकल हमारे संविधान की आत्मा है। जैसे शरीर सेम ही तो रहता है, अपने ही घर वालों को लोग ले जाके और जला आते हैं, अंतिम संस्कार कराते हैं, बस उसमें एक चीज कम हो जाती है, आत्मा, जिसको आप सांस कहते हैं। तो अंबेडकर ने कहा ये जो मोटी भारी भरकम हम किताब लिख रहे हैं ना, ये सब डेड बॉडी बन जाएगी अगर एक आर्टिकल हटा दिया। कौन से वाला? 32। इसीलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अंबेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल नंबर 32, जो कहां का रास्ता खोलता था? सुप्रीम कोर्ट। कब जाना है सुप्रीम कोर्ट? अगर ये छीने जाएं, कोई धर्म में तुम्हारे साथ गड़बड़ करे, कोई तुम्हें बलात् श्रम करवाए, कोई जबरदस्ती काम करवाए, कोई तुम्हें मनमर्जी ना करने दे, अभिव्यक्ति ना करने दे, आजादी ना दे, तो सीधे कहां चले जाओ? अब कोई कहे जी सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है, दिल्ली तो मैं नहीं जा सकता, तो आर्टिकल 226 कहां का रास्ता खोलते हैं? क्योंकि हाई कोर्ट आपके देश में कितने हैं? 25। ये आपके हरियाणा वाले भी जा सकते हैं, केरला वाले भी, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश भी, 7 बहनें भी। दिल्ली हर कोई नहीं जा सकता। तो ये सारा समझ में आ गया। ये हैं आपके मौलिक अधिकार। अब बताओ पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? कहां से कहां तक आर्टिकल में है ये? किस किस के सामने समानता की बात करेगा? विधि के सामने, नौकरियों में जाति लिंग के आधार पर, और अस्पृश्यता उपाधियां। 19 से 22 क्या कहता है? स्वतंत्रता। 19 में क्या है? तरह तरह की झंडा, RTI, है ना, और हाँ घूमना फिरना, बसना जहां मन करे। 20 में क्या था इसके में? अपराध। अपराध कब तक सजा नहीं मिलेगी? दोष सिद्ध ना हो। एक गलती के लिए सजा एक बार। और कब की सजा मिलेगी? जब उसने क्राइम किया। अगर उसका केस 20 साल चला तो पुरानी 20 साल पुरानी सजा मिलेगी। इसके बाद 21 में क्या था? जीवन का संरक्षण, हम सबकी लाइफ। क्या जानवर भी आते हैं? बिल्कुल। 22 में क्या था? अपराध किया नहीं है लेकिन करेगा।
अब इसमें ये नहीं होता कि ये जेब कतरा है, जेब काटेगा पहले ही पकड़ लूं, ऐसे नहीं आते इसमें आता क्राइम बड़े वाले, भाई ये आतंकवादी है, अब जेब कतरे को पहले ही पकड़, अगला ना काटता हो तो इसीलिए इनको नहीं पकड़ना। चोर उचके ये नहीं आते, बड़े क्राइम आते हैं। किस आर्टिकल में? 22 में। 23-24 क्या कहते हैं? 23 कहता है शोषण कोई ना कर पाए। 24 कितने से कम उम्र के बच्चे? 14 से। 25 से 28 किसकी गारंटी लेते हैं? धार्मिक की। क्या आज भी जैनी, संलेखना और संथारा से अपना लाइफ को खत्म कर सकते हैं? पहले बंद कर दिया था। किस हाई कोर्ट ने दोबारा कहा? राजस्थान के। भाई धार्मिक है। सिख पगड़ी पहन लें अगर तो क्या उनका चालान किया जा सकता है? नहीं। ये कृपाण धारण करना, कटार, ये सब धार्मिक मुद्दे हैं। 29-30 किसके लिए हैं? माइनॉरिटी। किसने एक्सप्लेन किया माइनॉरिटी को? सुप्रीम कोर्ट। तुम्हारे यहाँ कितने लोग कितने जात पात और धर्म इसमें आते हैं? धर्म बेसिकली 6। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। सिर्फ हिंदू क्या है यहाँ? मेजॉरिटी। तो कहेंगे हिंदुओं के लिए निम्न में से कौन से अधिकार नहीं है? कौन से आर्टिकल? 29 और 30। ये स्पेशल किसके लिए हैं? माइनॉरिटी, हिंदुओं के अलावा सबके लिए। 32 कहाँ का रास्ता दिखाता है? अगर ना जा पाए तो कौन सा आर्टिकल? 224। सबको समझ में आ गया? कल बुक से पढ़ेंगे इस टॉपिक को।